अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदेद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज की वीडियो इंतहाई दिलचस्प और इन्फॉर्मेटिव है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आखिर ज्यादा से ज्यादा करेंसी नोट छापकर पाकिस्तान के कर्जे क्यों नहीं उतार देता। इससे जुड़े बहुत सारे सवालात के जवाब हम आपको आज की वीडियो में देंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, इकोनॉमी मुल्क की मईशत चलाने के लिए बैरूनी कर्जे लिए जाते हैं और फिर हर साल कुछ रकम उन कर्जों की मद में अदा करना होती है, जिसमें असल के साथ सूद की रकम भी बहुत ज्यादा होती है। कर्ज वक्त पर अदा न करने पर यही सूद या इंटरेस्ट बढ़ जाता है। यूं डेवलपिंग कंट्रीज का हर शहरी मकरूज होता चला जाता है। पाकिस्तान के गैर मुल्की कर्जे भी बढ़ते बढ़ते साल 2020 में 112 अरब डॉलर तक जा पहुंचे थे। उस वक्त हर पाकिस्तानी पर 1,53,000 रुपए का कर्ज था, जो कि अब बढ़कर ज्यादा हो चुका है। नाज़रीन, ये कर्ज कैसे अदा होगा, ये सवाल यकीनन आपके जहन में आता होगा और कभी न कभी ये बात भी जरूर जहन में आती होगी कि हमारी गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा करेंसी नोट्स छाप कर ये कर्ज एक ही मर्तबा अदा क्यों नहीं कर देती, क्योंकि बहरहाल हर मुल्क अपनी करेंसी खुद प्रिंट करता है। तो इसके लिए मुश्किल क्या है, पाकिस्तान ज्यादा तादाद में अपने करेंसी नोट छाप कर कर्जों से निजात क्यों नहीं हासिल कर लेता। नाज़रीन, इस वीडियो में हम आपके इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे कि आखिर कोई मुल्क प्रिंटिंग मशीन से नोट छाप कर अपने कर्जे क्यों नहीं अदा कर सकता। तो नाज़रीन, किसी भी मुल्क के लिए ज्यादा करेंसी नोट छाप कर गैर मुल्की कर्जे वापस करने का मामला जरा टेढ़ी खीर है। सादा अल्फाज में बात की जाए तो महंगाई के खौफ से कोई हुकूमत ज्यादा नोट नहीं छापती। महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन या फिर अफराते ज़र एक या दो चीजों के महंगा होने का नाम नहीं है। इन्फ्लेशन को यूं समझ लीजिए कि किसी इकोनॉमी में मईशत में मजमूई तौर पर जितनी चीजें खरीदी जाती हैं, इनकी औसत कीमत यानी कि एवरेज प्राइस अगर बढ़ती है तो हम इसे इन्फ्लेशन यानी कि अफराते ज़र कहते हैं। इसका मतलब ये है कि करेंसी की कदर में कमी की वजह से चीजें महंगी हो जाना। लेकिन इन्फ्लेशन को बेहतर समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि करेंसी नोटों की वैल्यू कैसे कम या ज्यादा होती है। तो नाज़रीन, करेंसी नोट दरअसल कागज का एक टुकड़ा होता है। इसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, इसे बस हम सब ने वैल्यू दे रखी होती है। दूसरे अल्फाज में करेंसी नोट की इंट्रिंसिक वैल्यू सिफर होती है, यानी करेंसी नोट या पेपर मनी की वर्थ बिल्कुल जीरो है। $1 बिल और $100 बिल दोनों कागज के टुकड़े ही हैं, लेकिन इसकी कीमत, इसकी वैल्यू गवर्नमेंट डिसाइड करती है। ये पेपर मनी सिर्फ इसलिए वैल्यूएबल है क्योंकि इससे खरीदारी की जा सकती है, इसके अलावा इसका कोई फायदा नहीं। चले इस बात को एक इंटरेस्टिंग मिसाल से समझते हैं। अब जरा बड़ा सोचिए और फर्ज कीजिए कि आपके पास $10 लाख हैं, लेकिन आप जमीन पर नहीं बल्कि चांद पर हैं। वहाँ इस रकम से ना आप कुछ खरीद सकेंगे, ना ही उसे कहीं और इस्तेमाल कर सकेंगे। उस वक्त आपके पास मौजूद ये $10 लाख कम्प्लीटली यूजलेस चीज होंगे, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। चले अब चांद से जमीन पर वापस आ जाएं। तो दोस्तों, अब आप समझ रहे होंगे कि करेंसी की वैल्यू इसीलिए है क्योंकि हमने इसे ये वैल्यू दे रखी है। अगर आज लोग करेंसी नोट को वैल्यू देना छोड़ दें, खरीदो फरोख्त के लिए उसे इस्तेमाल न करें, तो उसकी कोई और वैल्यू बाकी नहीं रहेगी। लेकिन जाहिर है ये पेपर मनी बहुत बाद में इस्तेमाल होना शुरू हुई। अगर हम तारीखी लिहाज से देखें तो मौजूदा करेंसी हमेशा से अपनी इस शक्ल में नहीं थी। हजारों साल पहले मनी को मोडिटी यानी कि एक ऑब्जेक्ट की शक्ल में इस्तेमाल किया जाता था, यानी लेन देन के लिए ऐसी चीजें इस्तेमाल होती थी जिनकी एक्चुअल वैल्यू हुआ करती थी, जैसे कि स्पाइसेस, घोड़े और हथियार वगैरह। लेकिन इसके साथ साथ सोने और चांदी के सिक्के भी इस्तेमाल किए जाते थे। अगरचे सोने और चांदी के सिक्कों की भी इंट्रिंसिक वैल्यू सिफर होती है, लेकिन क्योंकि ये कीमती धातें हैं इसलिए उन्हें हर जगह हर मुल्क में इस्तेमाल किया जा सकता था। आजकल के दौर में हर जगह करेंसी नोट इस्तेमाल हो रहे हैं। करेंसी नोट फिएट मनी कहलाते हैं, यानी कि ऐसी कागजी रकम जिसकी किसी और चीज में बदला नहीं जा सकता, जो सिर्फ अपनी असल शक्ल में ही इस्तेमाल हो सकती है। इसके मुकाबले में सोने या चांदी वगैरह को आप किसी भी शक्ल में ढाल लें, उसकी वैल्यू खत्म नहीं होगी। नाज़रीन, आइए आप चलते हैं मेन पॉइंट की तरफ। ये तो सब जानते हैं कि अगर किसी चीज की सप्लाई ज्यादा हो जाए और वो काफी मिकदार में दस्तयाब हो तो उसकी डिमांड में कमी हो जाती है, यानी उस चीज की मांग कम हो जाती है और इसी वजह से कीमत भी कम हो जाती है। इसके बरक्स अगर किसी चीज की सप्लाई कम हो तो उसकी डिमांड ज्यादा हो जाती है, फिर जाहिर है कि उस चीज की कीमत में इजाफा कर दिया जाता है। तो जहाँ तक बात इस सवाल का है कि मुल्क ज्यादा नोट छाप कर अमीर क्यों नहीं हो जाता, तो इसे यूं समझ लीजिए कि अगर कोई मुल्क ज्यादा नोट छापेगा
तो उसके हर एक शहरी के पास ज्यादा पैसे होंगे, जिसकी वजह से मार्केट में चीजों की कीमतें बढ़ जाएंगी। यानी अगर कोई पहले $1 कमाता था तो अब $100 से उसे ज्यादा मिल रहे हैं, तो जाहिर है कि उसके पास रकम ज्यादा हो जाएगी, लेकिन मार्केट में चीजें तो उतनी ही हैं जितनी उसके पास $100 आने से पहले थी। इसी तरह और कई लोगों के पास दौलत आ जाएगी तो वो सब चीजें खरीदेंगे, जिससे मार्केट में चीजों की कमी हो जाएगी, जिसके बाद अल्टीमेटली चीजों की प्राइस ऊपर चली जाएंगी। जो चीज पहले $10 की थी अब $100 में मिलने लगेगी, जिससे मुल्क में मजीद महंगाई बढ़ेगी। एक या दो चीजों की नहीं बल्कि अक्रॉस द बोर्ड महंगाई हो जाएगी, हर चीज महंगी हो जाएगी। हमारे सामने वेनेजुएला और जिम्बाब्वे समेत कई ऐसे ममालिक की मिसालें मौजूद हैं जिन्होंने अपने मुल्क की मईशत को तरक्की देने के लिए ज्यादा से ज्यादा नोट छापने शुरू कर दिए थे। फिर ये हुआ कि इस अंधाधुंध नोट छपाई के नतीजे में उन्हें हाइपर इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ा। हाइपर इन्फ्लेशन को यूं समझ लीजिए कि जब अशिया की कीमतें एक साल में हैरत अंगेज हद तक बढ़ जाएं तो मुल्क में हाइपर इन्फ्लेशन हो जाता है। तो उन ममालिक के साथ भी यही हुआ। जैसे जैसे नोट छापने की मशीनें ज्यादा काम करती चली गईं, वैसे वैसे चीजों की कीमतों में मजीद तेजी से इजाफा होता गया। 2008 में जिम्बाब्वे को तारीखी हाइपर इन्फ्लेशन का सामना था। जिम्बाब्वे में इन्फ्लेशन रेट नवंबर 2008 के दरमियान में माहाना 79.6 बिलियन % से बढ़ चुका था। हालांकि इन्फ्लेशन रेट सिर्फ 50% से भी ज्यादा बढ़ जाए तो वो हाइपर इन्फ्लेशन बन जाता है, लेकिन जिम्बाब्वे में तो ये 79.6 बिलियन तक पहुंच गया था। यानी हाइपर इन्फ्लेशन भी इस इन्फ्लेशन का मुंह देखती रह गई। नतीजा ये निकला कि जिम्बाब्वे में हर चीज की कीमत आसमान की हुदूद से बाहर निकल गई। इस अफराते ज़र को देखकर जिम्बाब्वे की हुकूमत बदहवास हो गई और ज्यादा बड़ी मालियत के नोट छापने लगी। यहाँ तक कि कई बिलियन जिम्बाब्वियन डॉलर का एक नोट छापना शुरू कर दिया गया, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरी हरबे के तौर पर हुकूमत ने कीमतों में इजाफे पर पाबंदी लगाकर करेंसी की गिरती वैल्यू को सहारा देने की कोशिश की। कीमतें बढ़ाने वाले दुकानदारों को गिरफ्तार किया गया। ये हरबा भी बेकार साबित हुआ। इन्फ्लेशन बढ़ती चली गई। आखिर ये नौबत आ गई कि जिम्बाब्वे की करेंसी बिल्कुल कोलैप्स करके खत्म ही हो गई। जिम्बाब्वे ने अपनी सरकारी करेंसी छोड़कर अमेरिकी डॉलर, पाउंड और यूरो से मुल्की मईशत चलाना शुरू कर दी। तब कहीं जाकर महंगाई में कुछ कमी वाक़ई हुई। ज्यादा नोट छापने से पहले जिम्बाब्वियन डॉलर 1.5 अमेरिकी डॉलर के बराबर था, लेकिन हाइपर इन्फ्लेशन के बाद उसकी वैल्यू इस कदर कम हो गई कि जिम्बाब्वे ने $100 ट्रिलियन का नोट भी एक अमेरिकी डॉलर से कम हो गया था। तारीख की दूसरी बड़ी हाइपर इन्फ्लेशन स्टोरी थी। दुनिया भर में पहले नंबर पर हाइपर इन्फ्लेशन का सामना 1946 में हंगरी को करना पड़ा। हंगरी में भी हुकूमत ने जरूरत से ज्यादा नोट छाप दिए। नतीजा ये निकला कि मुल्क में हर चंद घंटे में चीजों की कीमत डबल होने लगी। उस दौर में हंगरी की करेंसी पिंगो थी। उस करेंसी में हंगरी ने दुनिया का सबसे बड़ा नोट छापने का रिकॉर्ड भी बनाया। ये नोट था 100 मिलियन बिलियन पेंगो, यानी कि 10 करोड़ अरब का नोट। इससे बड़ा नोट आज तक किसी और मुल्क ने नहीं छापा। ये रिकॉर्ड अब भी सिर्फ हंगरी के पास ही है। ये एक अलग हकीकत है कि इससे भी हंगरी की हाइपर इन्फ्लेशन कंट्रोल ना हो सकी, जिसके बाद आखिर हंगरी को अपनी करेंसी खत्म करके नई करेंसी में लेन देन करना पड़ा। तो दोस्तों, इन्फ्लेशन से बचने, गैर मुल्की कर्जे उतारने और अमीर होने का एक ही रास्ता है, अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाए, यानी अपनी ज़राअत इंडस्ट्री की पैदावार में जबरदस्त इजाफा करे। इन प्रोडक्ट्स की नकलो हरकत और खरीदो फरोख्त से मुल्की मईशत तेजी से तरक्की करती है, क्योंकि इन प्रोडक्ट्स की वजह से मार्केट में जो रकम सर्कुलेट करती है वो हाइपर इन्फ्लेशन की तरफ नहीं जाती। खास तौर पर उन प्रोडक्ट्स की बैरून मुल्क एक्सपोर्ट की वजह से गैर मुल्की करेंसी बड़ी मिकदार में मुल्क में आती है, जिसे मुकामी करेंसी में तब्दील करने के लिए मजीद नोट छापे जा सकते हैं। यानी अगर पाकिस्तान अपनी बरामदात बढ़ा ले तो उसके पास इतने डॉलर आ जाएंगे कि उसे कर्ज उतारने के लिए ज्यादा नोट छापने की जरूरत नहीं होगी। एक्सपोर्ट्स के कमाए गए डॉलर्स ही कर्ज उतारने के लिए काफी होंगे। ज्यादा नोट छाप कर कोई मुल्क अमीर नहीं बन सकता, क्योंकि इससे मार्केट तबाह हो जाएगी। लेकिन अभी आपके माइंड में एक सवाल तो रह गया होगा कि ऐसा भी तो किया जा सकता है कि गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा नोट छाप कर बस कर्ज अदा कर दे, लोगों को ना दे। इससे महंगाई नहीं होगी और कर्ज भी उतर जाएगा। तो नाज़रीन, सबसे पहले ये सवाल सोचने पर आपके लिए क्लैपिंग। इसके बाद इस सवाल के जवाब में आपको बताएंगे ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि कोई मुल्क जो जाहिरन सिर्फ अपनी करेंसी छाप सकता है, किसी दूसरे मुल्क की करेंसी छापेगा तो उस पर पाबंदी लग जाएगी। इसलिए अगर कोई मुल्क अपनी ही करेंसी नोट्स ज्यादा से ज्यादा प्रिंट कर भी ले तो बैरूनी कर्जा अदा करने के लिए वो जो नोट शाया करेगा उसकी कहीं न कहीं ट्रांजैक्शन करना होगी, यानी उसके डॉलर खरीदना होंगे। अब ये डॉलर्स अगर मार्केट से खरीदेंगे तो मार्केट में डॉलर का रेट बढ़ जाएगा, जिससे एक बार फिर इन्फ्लेशन हो जाएगा। अपनी करेंसी की वैल्यू गिर जाएगी। जितना ज्यादा नोट छाप कर उसके डॉलर्स खरीदे जाएंगे
और उन्हें कर्ज की वापसी के लिए अदा करने की कोशिश की जाएगी तो उतनी ही अपनी करेंसी की वैल्यू गिरती जाएगी और एक वक्त आएगा कि जिम्बाब्वे और हंगरी वाला हाल हो जाएगा, यानी कि खरबों रुपए भी $1 के बराबर नहीं होंगे। इसलिए ऐसा भी मुमकिन नहीं कि सिर्फ कर्ज के लिए नोट छाप कर उनके डॉलर्स ले लिए जाएं। यानी अगर पाकिस्तान महज $10 करोड़ की रकम वापस करने के लिए इसके बराबर पाकिस्तानी रुपया प्रिंट करता है तो उसे 16 अरब 62 करोड़ से ज्यादा रकम प्रिंट करना होगी और अगर 110 अरब डॉलर का पूरा कर्ज उतारना हो तो उसे 16,000 अरब रुपए से ज्यादा करेंसी नोटों की जरूरत पड़ेगी। और अगर इतने ज्यादा करेंसी नोट मार्केट में सर्कुलेट के लिए भेज दिए जाएं तो रुपए की कदर में इतनी तेजी से गिरावट आएगी कि चंद ही घंटों में पूरे मुल्क की मईशत बैठ जाएगी, बैंक दिवालिया हो जाएंगे, स्टॉक मार्केट को ताले लग जाएंगे, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स का बैलेंस इस कदर बिगड़ जाएगा कि इन्वेस्टर मुल्क छोड़कर चले जाएंगे, ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क में डॉलर भेजना बंद कर देंगे, पाकिस्तान में मौजूद डॉलर मुल्क से बाहर स्मगल होने लगेंगे, गर्ज पूरी इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी, मुल्क में बेरोजगारी और महंगाई का तूफान आ जाएगा क्योंकि पूरी मईशत तो नाज़रीन करेंसी के सहारे खड़ी होती है। करेंसी की कीमत गिरेगी तो ना इस करेंसी में कोई सरमायाकारी करेगा, ना तिजारत, यानी करेंसी की वैल्यू पर किसी को एतबार नहीं रहेगा। लेकिन अगर हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सख्त इक़दाम करे, जैसा कि कीमतें बढ़ाने पर पाबंदी लगा दी जाए, तो क्या होगा? तो नाज़रीन ये होगा कि दुकानदारों के लिए ये सूरत हाल तबाहकुन होगी। उन्हें करेंसी वैल्यू के हिसाब से मुनाफा नहीं मिलेगा तो वो समझेंगे कि अपनी चीजों को कौड़ियों के मूल बेच रहे हैं। यूं वो मार्केट वैल्यू के मुताबिक मुनाफा कमाने के लिए दुकानों से चीजें गायब कर देंगे, उन्हें ब्लैक मार्केट में बेच देंगे या फिर मुनासिब वक्त पर फरोख्त करने के लिए जखीरा अंदोजी कर लेंगे, बल्कि मुल्क में पैदा होने वाली हर चीज बैरून मुल्क स्मगल होने लगेगी। तो यूं दोस्तों, हाइपर इन्फ्लेशन की सूरत में आपको रोजमर्रा इस्तेमाल की आम चीजें भी मार्केट से नहीं मिल पाएंगी। एक मसनूई बहरान पैदा हो जाएगा जैसा कि वेनेजुएला में हो चुका है। वेनेजुएला में हाइपर इन्फ्लेशन के दौर में वहां की हुकूमत ने कुछ ऐसे कवानीन मंजूर किए थे जिससे महंगाई को रोका जा सके। हुकूमत ने खाने की अशिया और अद्वियात को कम कीमत पर ही रखने का कानून बना दिया, लेकिन उसका नतीजा भी ये हुआ कि दुकानों से खाने पीने की अशिया और फार्मेसी से मेडिसिन खत्म हो गए। इसीलिए बैंक ज्यादा नोट नहीं छाप सकते ताकि हाइपर इन्फ्लेशन ना हो जाए। तो नाज़रीन, उम्मीद है आपको आपके इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।